बच्चों कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। तो चलिए जल्दी से अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को जो हमने शुरू कर दिया था। आई होप सो आपने न्यूट्रिशन वाला लाइफ प्रोसेस जो हमने इससे पहले किया था वो अच्छी तरह से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले जाके उसको देख लेना। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज द सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट यू ऑल हैव टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23। जो मैं पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना आएगा पेपर के अंदर, दैट इज गारंटीड। और एक भी चीज एनसीईआरटी की इसके अंदर से आपको मिस आउट नहीं मिलेगी, यानी कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने एनसीईआरटी का। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो फ्रॉम दिस रेस्पिरेशन पोर्शन। न्यूट्रिशन मैंने अच्छी तरह से ऑलरेडी आपको समझा दिया है, उस वीडियो में आप चेकआउट कर लेना। आज हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं एंड इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर से, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इनफैक्ट मैं ही आपको बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कौन से मेजर हाईलाइटेड पोर्शंस आपने करने हैं एनसीईआरटी के अंदर। बिकॉज हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब हमें भी ये तरीका पता लगे कि बोर्ड्स कैसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन सब कुछ कवर होगा, इसकी तो टेंशन आप लेना भी मत, मतलब सब कुछ कवर नहीं होगा इसकी टेंशन मत लेना, सब कुछ कवर होगा। तो आप ये टेंशन मत लेना कि कुछ छोड़ दिया, नहीं। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। बिकॉज आगे धीरे धीरे करके हम पूरा साइंस का सिलेबस कवर करने वाले हैं। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। स्टार्ट होता है बच्चे चैप्टर आपका, ये पोर्शन आपका एक एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपके पास आपको सामने दिख रही है यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर लाइम वाटर भरा है, यानी नींबू पानी भरा हुआ है। दोनों में फ़र्क ये है कि ये पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर से ना एक पिचकारी या सिरिंज की मदद से हवा पुश कर रहे हो अंदर, ठीक है। बबल बेसिकली आप ब्लो कर रहे हो हवा विद द हेल्प ऑफ अ पिचकारी। एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर से बेसिकली आपने एक स्ट्रॉ लिया है, स्ट्रॉ को लाइम वाटर के अंदर डिप किया एंड स्ट्रॉ के अंदर आप अपने मुंह से, अपने माउथ से हवा ब्लो कर रहे हो, जैसे हम करते नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है बच्चों, चाहे देखो फर्स्ट केस में लाइम वाटर के अंदर क्या ब्लो हो रही है, एयर। बिकॉज पिचकारी के अंदर होती है एयर, और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मानते हो। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा नहीं, हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लाइम वाटर के अंदर से जब CO2 पास होता है तब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर जब पढ़ाया था उसके अंदर भी बताया है। नहीं देखा, जाके देखो। ऐसा होता है नींबू पानी के अंदर से जब आप CO2 पास करवाते हो तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब वाइट कलर हो जाता है, ठीक है। अब पिचकारी के अंदर है एयर, एयर के अंदर CO2 है, लेकिन और भी बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन सेकंड केस में आप खुद अपने माउथ से हवा अंदर डाल रहे हो, और आप ये पता है कि माउथ से जब आप हवा ब्लो कर रहे हो आप बेसिकली एक्सहेल करो। एक्सहेल मतलब ब्रीदिंग आउट, ऐसे पुश कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ब्लो कर रहे हो। तो ब्लो जब आप करोगे तब वो कौन सी एयर है, वो आपकी वो वाली एयर है जो आप माउथ से बाहर ब्रीद आउट कर रहे हो। एंड वी ऑल नो दैट वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम हवा बाहर ब्लो आउट करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिकॉज वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है ना। तो जब हवा बाहर छोड़ रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसीलिए वो ये कहता है कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर भी लाइम वाटर मिल्की हो रहा है, लेकिन उसको मिल्की होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब नंबर बी है इसके अंदर जैसे ही मैंने एक्सहेल किया कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सहेल्ड एयर के अंदर जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से कर दे रही है लाइम वाटर को मिल्की। लेकिन एयर, पिचकारी के अंदर एयर है, एयर के अंदर CO2 भी है, लेकिन साथ में और भी तो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह सब कुछ, तो वो इसके अंदर जा रही हैं। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन भी कम ही है, तो ये भी मिल्की होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो अब आप ये वाला क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट? ऑब्वियसली इट्स मोर देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। ओके, नाउ अब ये सेकेंड एक एक्टिविटी यहाँ पे है कि आपने फ्रूट जूस या शुगर सोल्यूशन लिया है, ठीक है। दोनों मीठे होते हैं। ऐड सम यीस्ट इनटू दिस, ठीक है।
टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड इन अ वन होल्ड कॉर्क। आप बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हो और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डिप करते हो, और एक एंड ग्लास ट्यूब का इस शुगर सोल्यूशन के अंदर डिप होएगा और दूसरा एंड कहाँ पे डिप होगा, इसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के अंदर। अब आप क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे लाइम वाटर का, अगेन लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब लाइम वाटर के अंदर से CO2 पास होता है। और CO2 पास इस एक्टिविटी में क्यों होएगा, बिकॉज यीस्ट जब शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस के साथ रिएक्ट करता है तब CO2 रिलीज होती है, और वो CO2 इस ग्लास ट्यूब से ट्रैवल करके दूसरे एंड पे जो लाइम वाटर रखा है उससे पास होती है। और जब लाइम वाटर से CO2 पास होती है, आपको पता ही है क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वही उसको मिल्की वाला कलर दे देता है। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अक्कर, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा टाइम तो लेगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू ट्रैवल ऑल्सो, एंड यीस्ट और शुगर सोल्यूशन को रिएक्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। नाउ व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग न्यूट्रिशन हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो फाइनली किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने पढ़ा था। हमने और भी तो पढ़ा था कि कैसे फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, और है ना, एंड ग्लिजरोल, ये हमने पढ़ा था। प्रोटीन्स कैसे अमाइनो एसिड्स में, तो ये एंड प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात आती है, आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो, यानी आप ग्लूकोज पे फोकस करते हो, आप अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन पे फोकस नहीं करते, आप फैटी एसिड्स और ग्लिजरोल के ब्रेकडाउन पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन पे फोकस करोगे। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी इन द सेल्स, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर अक्कर हो रही होती है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम दिया जाता है। देखो नाम से पता लग गया, सेल, सेल्यूलर, सेल में होने वाली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। हम कहते हैं ना हमने खाना खाया एनर्जी आ गई। अब खाना खाया कैसे कैसे वो ट्रैवल किया, वो सब हमने न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में पढ़ा। अब जो ये एंड प्रोडक्ट सेल के अंदर पहुंच गए हैं, अब उसका ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी ना। और इसी ब्रेक डाउन, वो भी पर्टिकुलरली किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज वाले एंड प्रोडक्ट के ब्रेक डाउन में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है, और इसी से एक्चुअली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, एंड ये अब थोड़ा आप हाईलाइट कर लीजिए। इस डायग्राम से पूरी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी, एंड इस डायग्राम से इतने क्वेश्चंस बोर्ड्स ने, बेसिकली बोर्ड्स का फेवरेट डायग्राम है, तो इससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चलिए, इस बारी भी पूछे जाएंगे, फॉर श्योर गारंटीड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ग्लूकोज आ गया हमारे सेल के अंदर। ठीक है, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने छोटी क्लास में, आई एम श्योर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो अब आपको पता लग गया। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन एटम्स से मिलके बना होता है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मैं आपको कह रहा हूँ सेल के अंदर है, सेल के अंदर भी तो सेल के कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो एक्चुअली कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, कहाँ पे, ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी जो वो प्लेन मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर, यानी बीच वाला पार्ट जो होता है न्यूक्लियस का, जिसे साइटोप्लाज्म नाम दिया जाता है, प्लाज्मा वाला पार्ट, उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक और नए मॉलिक्यूल में जो 3 कार्बन आटम से मिलके बना है, और इस मॉलिक्यूल का नाम है पायरूवेट। नया नाम है, याद करना है आपको, ये बहुत बारी पूछा है। ठीक है, साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अब एक बारी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूटकर पायरूवेट बन गया। अब ये जो पायरूवेट है जो कि इस टाइम साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये फाइनली 3 डिफरेंट पाथवेज ले लेता है। आपको बात समझ में आई? अभी देखो 3 पाथवेज कौन से हो सकते हैं। पायरूवेट फर्दर ब्रेक होएगा, लेकिन वो ब्रेक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होएगा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होएगा। अब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या पार्शियली प्रेजेंट है, तो ये 3 पाथवेज हमारे पास हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। दूसरा पाथवे है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, ज़्यादा नहीं है।
एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कूट कूट के भरी पड़ी है। इस एनवायरनमेंट में जब ब्रेक डाउन होगा तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, इस एनवायरनमेंट में जब ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का फर्दर तो ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, एंड इसमें अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये वाली जो कंडीशन है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमेशा यीस्ट के अंदर ऐसा होता है। यानी यीस्ट के अंदर सबसे पहले यीस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बन जाता है, और फिर पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ज़्यादा टूट कर क्या बन जाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यानी इथेनॉल मतलब क्या, शराब, इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाई CO2 गैस बन जाती, लिबरेट होती है, और एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ इथेनॉल, इट इज़ एन अल्कोहल, लेकिन कितने कार्बन मॉलिक्यूल का अल्कोहल है, ये आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अभी आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा। ये इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पाथवे क्या है, पायरुवेट। अगर ये मसल सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से होएगी, लेकिन कहाँ पे हो रही है, मसल सेल्स के अंदर। मसल सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, सबसे पहले उस साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए, यानी टूट जाएगा पायरुवेट के अंदर, और फिर यही पायरुवेट मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा और क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड कितने एटम्स ऑफ कार्बन का बना मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन। ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन एटम से मिलके बना है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब एक है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की खूब प्रेजेंस होती है, और इसमें भी सबसे पहले तो ह्यूमन सेल्स के अंदर ये अपना साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूटता है, और फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर टूटता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बात समझ में आई? और ये वाली जो क्या कहते हैं, ये वाला जो पाथवे है ये सबसे कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है। ये वाला आप ईस्ट में, जैसे कि ये वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, फ्रूट जूस के अंदर या शुगर सोल्यूशन के अंदर आपने ईस्ट डाल दिया तो एक्चुअली में ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, और क्या बन गया, CO2 बन गया, और ये वाली CO2 ने इस एक्टिविटी का जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना दिया, है ना। सिमिलरली जो ये वाला पाथवे है, ये वाला, ये मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है, जो हम आमतौर पे खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तब क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, और वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये बीच वाला पाथवे फॉलो होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल सेल्स के अंदर, इसलिए हम कहते हैं मसल्स में क्रैम्प आ गए। क्रिकेटर्स की मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप तेज़ी से सांस लेते हो ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम पड़ रही है, हमारे मसल्स है, हम जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमें और ऑक्सीजन चाहिए ना, हम ऐसे सांस तेज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि लैक ऑक्सीजन कम पड़ रही है हमारी मसल सेल्स को। और जब कम पड़ रही होती है, ग्लूकोज तो देखो है ही, पायरुवेट में भी टूटा हुआ है, अब ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन कम मिलेगी मसल सेल्स को, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर, है ना। तो लैक्टिक एसिड क्योंकि बना है मसल सेल्स के अंदर, ये लैक्टिक एसिड ही क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई? यही मैंने आपके लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। यीस्ट के अंदर क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रही है, और ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली जाती उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड इसी प्रोसेस को, जिसके अंदर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बन रही है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी पायरुवेट का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है जब वो एथेनॉल और CO2 में, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स। एंड हमें, अच्छा, कोई अगर आपको पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है लेकिन कितने मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये भी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही, लेकिन कम ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों एरोबिक हैं और ये वाली एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ओके। नाउ अब एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक। ऑब्वियसली यार, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट फर्दर टूट रहा है ना, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं पता होना चाहिए, याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, ये वाली एनर्जी, ये
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की में टूट कर जब पायरुवेट बना रहा है, ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इस एनारोबिक वाले पाथवे से एनर्जी मिल रही है। यानी ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू ये वाले पाथवे से बनी एनर्जी। क्या बात समझ में आई? ओके, नाउ ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रैम्प्स क्यों आते हैं, ठीक है। अब the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। जो एनर्जी रिलीज हुई ना सेलुलर रेस्पिरेशन में, बेसिकली हम इस वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुई, तो ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनाती है। ये एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं जाती, ये वाली एनर्जी नहीं है जो हमारे को यूज़ होएगी, ये वाली एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आई? लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। और हम कहते हैं नहीं फूड गिव्स अस एनर्जी, वो एक्चुअली एनर्जी इस एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जो कि किससे बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, उससे ये एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। एंड यही एटीपी का मॉलिक्यूल काम आता है सेल्स के अंदर होने वाले जो भी प्रोसेसेस हैं, यानी जो भी आ गया फर्दर लाइफ प्रोसेस भी पढ़ोगे वो भी यहीं इसी एटीपी को, ये एटीपी जब टूटती है ना वहाँ से एनर्जी आती है। इन दीज सेलुलर प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। तो सेल के अंदर आपको पता है कितने सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उसी से हमारी बॉडी भी काम कर रही है अगर हम देखें, है ना, इनडायरेक्टली। तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है ना तो इसके टूटने से ही एनर्जी रिलीज होती है और वो फिक्स्ड होती है कि इतनी ही जूल एनर्जी रिलीज होएगी। एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल्स ना, तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल एटीपी का टूटता है। बात समझ में आई? ओके, अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में थोड़ी बहुत ही चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है क्या क्या होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात को रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स करते हैं एक्सचेंज, है ना। और ये स्टोमेटा की हेल्प से तो होता है, लेकिन इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। And the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with the air। प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं, उनकी सेल्स के बीच वाली जो स्पेसेस हैं वो इंश्योर करती हैं कि जो एयर एक्सचेंज हुई है, यानी ऑब्वियसली अगर प्लांट अंदर ऑक्सीजन ले रहा है तो सेल्स के बीच में जो, यानी दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे भी ऑक्सीजन होएगी, और वो ऑक्सीजन, और ये ही तो वो जो उस स्पेसेस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सेल्स के कंटैक्ट में भी रहेगी ना, इसीलिए वो कह रहा है कि द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर कि इन स्पेसेस के अंदर भरी पड़ी ऑक्सीजन सारे सेल्स के कंटैक्ट में है। ये सेल्स के बीच वाली स्पेस को इंटरसेल्युलर स्पेस का नाम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या है, प्लांट अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिफ्यूजन करता है, और वो कौन सी गैस कब छोड़ेगा कब निकालेगा ये आई होप सो आपको पता ही होगा। अच्छा, ड्यूरिंग द डे पहले मुझे बताओ कौन सा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। यानी ड्यूरिंग द डे O2 एलिमिनेशन यानी ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी दैट द प्लांट्स डू। लेकिन नाइट में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, मतलब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं लेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे जैसे हम इंसान छोड़ते हैं। वो भी इसीलिए तो कहते हैं प्लांट्स रात को ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और यही रीज़न है कि रात को प्लांट्स के नीचे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वो CO2 रिलीज़ करते हैं रात को बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द डे उल्टा होता है, कहते नहीं दिन में अच्छा है प्लांट के नीचे घूमो, ट्रीज़ के नीचे घूमो, क्योंकि ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और ऑक्सीजन ट्रीज़ रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो जितनी रिलीज़ करेंगे फिर हम वो लेंगे ना। हम तो सेल्फिश होते हैं ह्यूमंस, प्लांट्स देखो हमारे लिए कितना कुछ करता है ड्यूरिंग द डे। लेकिन यही कहते हैं रात को नई ट्रीज़ के नीचे घूमना चाहिए बिकॉज CO2 एलिमिनेशन हो रहा होता है, एंड दैट इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट बाय प्लांट्स, ओके। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वाई। आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स की एक डिसएडवांटेज है
कि उनको तेज़ तेज़ सांस लेना पड़ता है, लेकिन हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स तेज़ तेज़ सांस तो नहीं लेते, हम तो आराम से लेते हैं ना। ऐसा क्यों? ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, रट के जाओ, याद करके जाओ, मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं समझा आपको देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, बार 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 बार, ठीक है। दिस इज बिकॉज पानी के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, लेकिन हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में ही होती है ना। यही रीज़न है। एंड एक और रीज़न है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है, इसीलिए वो लो कंसंट्रेशन में होती है एज कंपेयर टू जो ऑक्सीजन हमें एयर के अंदर मिलती है। तो ये सीधा रीज़न आपके एनसीईआरटी आई होप से समझ आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लो इन द वाटर एज कंपेयर टू व्हाट इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। दैट इज वाई एक्वेटिक एंड, एक तो देखो पहली बात, लो बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में है वो काफ़ी कम है, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स को तेज़ तेज़ सांस लेना होता है ताकि वो जल्दी जल्दी जितनी भी ऑक्सीजन आ रही है लें। हम तो आराम से लेते हैं क्योंकि भरी पड़ी है ऑक्सीजन एयर के अंदर, है ना। है वैसे 21% ही, बट फिर भी वो काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाउ अब ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फिशेस बेसिकली प्रोसेस क्या है इनकी ब्रीदिंग का। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, पानी वो अंदर लेती हैं, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, ठीक है। गिल्स से पानी बेसिकली गिल्स को टच करता है, और जैसे ही वो टच करता है वहाँ पे पानी के अंदर से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिजॉल्व की हुई है नेचुरली, वो ऑक्सीजन फिश का ब्लड ले लेता है, ठीक है। और इस तरीके से फिशेस ब्रीथ करती हैं। तो वो ये नहीं कि भी उनके भी नॉस्ट्रल्स हैं हमारी तरह, नहीं। फिशेस पानी अंदर लेती हैं, जब वो पानी गिल्स से पास करता है तो वहाँ से गिल्स फिर जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेती हैं ऑक्सीजन उस पानी के अंदर से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन जनरल, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे अब हमने पढ़ना है। न्यूट्रिशन वाले में हमने वो पढ़ा था ना पूरा, अपने एलिमेंट्री केनाल पढ़ी थी, डायग्राम भी था। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, इसमें आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना आना भी चाहिए और पता भी होना चाहिए कौन सा पार्ट क्या करता है, ठीक है। ओके, all the organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich environment। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि आप जनरल बताओ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहे वो इंसान का हो या किसी का भी हो, ज़्यादातर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो बेसिकली वो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहा है कि इन सभी ऑर्गन्स के जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना क्यों है? क्योंकि ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सके, ठीक है। दिस सरफेस इज, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो ह्यूमंस का या तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की जनरल में बात की गई है, ठीक है। प्लांट्स का नहीं है, प्लांट्स का मैंने बता दिया क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रात को क्या होता है, ठीक है। ओके, डिफ्यूजन होती है प्लांट्स में, तो हमारे पास तो प्रॉपर सिस्टम है। अच्छा, अब ये जो सरफेस है ना, दिस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ये जो सरफेस है ना, जो एरिया इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से ये सरफेस बहुत ज़्यादा फाइन और डेलिकेट होती है, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, एंड देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, एंड देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई होप सो आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा, बहुत जनरल है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये पर्टिकुलरली इनका एक नाम है, जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ है, ये हमारे ह्यूमंस के अंदर इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये जो प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है रिब केज, ठीक है। पैसेजेस दैट विल टेक द एयर टू दिस एरिया, दीज आर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये हमारे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जनरल है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, बट हमारे अंदर कौन से ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स है जो ये काम करते हैं, मैंने उनका नाम आपको बताया। एंड देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, क्या है वो? डायाफ्राम, है ना, रिब्स। तो ये सब अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अब हम आ गए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू योर नोज। नोज के अंदर क्या, दो ओपनिंग्स होती है, टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रल्स। एयर अंदर ली गई बॉडी की, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड। अब ये एयर तो हम डस्ट वाली एयर भी अंदर ले सकते हैं ना, लेकिन जो हम एयर अंदर इनहेल करते हैं ना, इनहेल मतलब ब्रीदिंग इन, ठीक है,
इट इज़ फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स एंड द म्यूकस दैट लाइन द पैसेज। बेसिकली जो हमारे नेज़ल पैसेज है ना, नेज़ल कैविटी, नोस्ट्रल्स के अंदर हमने एयर ली, तो ये नेज़ल पैसेज के अंदर फाइन हेयर होते हैं, म्यूकस होता है जो लाइन करता है और ये एयर को फिल्टर कर देता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स, फिर फाइनली थ्रोट से पास होकर लंग्स के अंदर ये जाती है। एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। थ्रोट के अंदर बच्चों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, अगेन हाईलाइट कर लीजिए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि जो एयर का पैसेज है वो गिर ना जाए, टू इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब लंग्स के अंदर क्या होता है? देयर इज द पैसेज called bronchi. It divides into smaller and smaller tubes, और इन छोटी छोटी ट्यूब्स का नाम है bronchioles। बात समझ में आई? And these bronchioles finally end into balloon-like structures called alveoli। मैं आपको पहले ना यहाँ पे डायग्राम एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नेज़ल पैसेज है, ये हमारे नोस्ट्रल्स हैं, यहाँ से एयर अंदर गई, फिर ये थ्रोट आ गया हमारा, ये देखो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, देख रहे हो आप, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमारा थ्रोट है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, विंड पाइप का साइंटिफिक नेम है ट्रैकिया। और फिर ये देखो ये लंग्स हैं हमारे, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली लंग है। एंड देन एक्चुअली दिस इज़ लंग, ये आप देख लो एरो से साफ साफ है। ये डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए एंड आपको लेबलिंग करनी भी आनी चाहिए। ये जो आप ये देख रहे हो ना, प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड है, ये रिब्स हैं, ये एक एक आप देख रहे हो इतने सारे, ये जो वाइट वाइट हैं ये सारे रिब्स हैं, देखो मार्क भी किया हुआ है। और ये जो आप लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंका है, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, ये देख रहे हो छोटी छोटी ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का नाम है ब्रोंक्यूल्स। बात समझ में आई? और ये देखो ये ब्रोंक्यूल छोटी छोटी ट्यूब फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो रही हैं, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एल्वियोलाई। बात समझ में आई? ओके, हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है। विद इन द लंग्स ये हमने कर लिया, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सरफेस एरिया बढ़ाना, वही एल्वियोलाई का काम है। दे प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। क्या बात समझ में आई? एंड दे ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ पे ऐड कर लेना, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एल्वियोलाई ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजीली हो सके। दूसरा पॉइंट है, वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। खूब, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स यू कैन से, ठीक है। सो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, एंड द ऑक्सीजन which we breathe in, no, it is taken in the alveolar air। बेसिकली एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है, और फिर वो ब्लड यानी एल्वियोलर ब्लड वेसल्स आर ट्रांसपोर्टेड, बेसिकली ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो आपको क्या बात समझ में आई? एल्वियोलर एयर का मतलब जो एयर एल्वियोलाई के संपर्क में है, टच हो रही है उससे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है जब हम ब्रीद इन करते हैं? टेकिंग इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहलेशन, ब्रीद आउट मतलब गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहलेशन। इनहलेशन के टाइम क्या होता है? चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, आप खुद इनहेल करो, आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बात समझ में आई? सिमिलरली व्हेन वी ब्रीद आउट यानी एक्सहेलेशन के टाइम क्या हो रहा होता है? चेस्ट कैव इसी का ऑपोजिट होएगा, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी, डायाफ्राम वापस से जैसे उसकी पोजीशन थी कर्व्ड, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी है, ये रहा डायाफ्राम, देखो कर्व्ड है ना, तो वैसी हो जाएगा। एंड रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है बोर्ड, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, हाँ इसको मार्क कर लो, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड इट इज लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी जब आप अंदर सांस लेते हो, यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हो या CO2 बाहर छोड़ते हो, इस दौरान कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स के अंदर होती ही होती है। अब ये इसी छोटी छोटी सी वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं हम रेजिड्यूअल, थोड़ी सी बचती है वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्यों होती है? बिकॉज टू इंश्योर दैट देर इज सफिशेंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, ताकि ऑक्सीजन को अंदर जो हम ले रहे होते हैं या हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर छोड़ रहे होते हैं, इस प्रोसेस के पास सफिशेंट टाइम है। बिकॉज अगर अगर रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होएगी तो हम जैसी ऑक्सीजन अंदर लेंगे, लंग्स के अंदर कोई एयर ही नहीं है, हम तो मर जाएंगे, ऐसे नहीं ना होता।
रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहती ही रहती है, सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। बात समझ में आ गई? ओके। अब ये वाला मैंने आपको बता दिया, डायग्राम अच्छी तरह से आना चाहिए, ड्रॉ करना भी सब कुछ ठीक है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, हाउ डू द ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन तो ठीक है, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स ने ले ली एल्वियोलाई से। आपको पता है एल्वियोलाई के अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का नाम होता है एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, और उन एल्वियोलर ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन ले ली। अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगी भाई? टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स, एंड अपोजिट भी, जो बॉडी सेल्स के अंदर फिर ऑक्सीजन की हेल्प से जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट टूटा फर्दर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ना, भूल गए क्या बच्चों? यहाँ पे देखो, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रही इस पाथवे से। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से वापस लंग्स की तरफ भी तो लेके आनी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करती है? आंसर इज दिस, इन ह्यूमन बीइंग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसके जो विच हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अफिनिटी का मतलब होता है लव फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद होती है हीमोग्लोबिन को, और इसीलिए हीमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। तो हम जो कहते हैं नहीं ब्लड लेके जाता है ऑक्सीजन, नहीं, ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। आपको पता है ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और थोड़ा पानी, है ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स है इसके अंदर ये रेड कलर की पिगमेंट पाई जाती है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ये कैरी करती है ऑक्सीजन को डिफरेंट ब्लड सेल्स, डिफरेंट बॉडी सेल्स तक, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आनी है वो कैसे ब्लड कैरी करेगा? इट इज़, सिंस इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हैंस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जो पानी होता है उस पानी के अंदर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबलाइज करके ट्रैवल करती है, ट्रांसपोर्ट होती है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आई हैव हाईलाइटेड द वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एफिनिटी भी लिखना है आपको ऐसी, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, आप प्रॉपर लिखिएगा। व्हाट एडवांटेज ओवर एन, आई विल गिव हिंट्स, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन? ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, याद है आपको? एक्वेटिक एनिमल्स को जल्दी जल्दी सांस लेना होता है, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज हाई एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो ये तो फिर डिसएडवांटेज हो गई ना एक्वेटिक एनिमल्स की, और यही बन गई एडवांटेज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की कि उन्हें तेज तेज ब्रीदिंग नहीं करनी पड़ती। अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीज़न भी बता सकते हो कि रेट ऑफ ब्रीदिंग में ऐसे डिफरेंसेस क्यों होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स? तो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ये वाला डायग्राम बना दोगे आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रॉपरली आपने सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। या आप अपने वर्ड्स में भी समझा सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स सॉल्युबलाइज्ड इन द वाटर, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। ये वर्ड लिखने ज़रूरी हैं, डिजॉल्व्ड फॉर्म, मोर सॉल्युबल इन वाटर, हीमोग्लोबिन विच हैज़ हाई अफिनिटी। ये लिखोगे नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे ना, समझ रहे हो? ओके, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज? मैंने जैसे ये वर्ड आया आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, मैक्सिमाइज द एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाना, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई, द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो विद दिस वी कंप्लीट योर रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप से आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उस पर लिख दीजिए, आई विल क्लियर देयर एंड देन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के साथ आपको मिलेंगे, और ऐसे ही मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डियर स्टूडेंट्स फॉर योर बोर्ड्स, ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक इट।